प्रीति आदित्य को हैरानी से देख रही थी। तभी वो फिर से बोला, जब तक कि सारा मामला खत्म नहीं हो जाता तुम यही रहोगी प्रीति, यही तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरी वजह से किसी मुश्किल में आओ। बस तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस घर में मानपुर का जिक्र कभी मत करना, और तुम्हारी फैमिली का तो बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। पर क्यों सर? प्रीति ने पूछा। आदित्य ने उसे समझाया, वजह तुम ना जानो, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ये कॉफी पी लो, बेटर फील करोगी। प्रीति ने थोड़ा झेपते हुए कॉफी ली और पीने लगी। आदित्य ने भी कॉफी का एक घूंट पिया और प्रीति की ओर देखने लगा। तभी प्रीति फिर से बोली, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रीति फिर से बोली, विवान ने मुझे बताया कि आपने मुझे बचाने के लिए मुझ पर चली गोली खुद पर ले ली। वो तो ठाकुर जी की कृपा है जो वो गोली आपको बस छूकर निकल गई। मेरी जान बचाने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया, थैंक यू। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी कॉफी खत्म की और उठकर जाने लगा, पर दरवाजे तक पहुंचकर ही उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर प्रीति की ओर देखा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाता हूँ, खाने के बाद आराम करना, और प्लीज जब तक मैं न कहूँ बिना मेरी इजाजत के इस घर से बाहर मत जाना, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। प्रीति ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो वो वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रीति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन बोली, समझ नहीं आता कि आपके और मेरे बीच ऐसी कौन सी डोर है जो आपको और मुझे हमेशा बांधे रखती है। जब भी मेरी जान खतरे में होती है आप ना जाने कहां से मुझे बचाने आ जाते हैं। आप इतनी बार मेरी जान बचा चुके हैं कि अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मेरी जिंदगी अब आपकी अमानत है। समझ नहीं आता कि आपका ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊं, कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। दूसरी ओर आदित्य सीधे किचन में आया और उसने वहां काम कर रही सर्वेंट से कहा, मीना आई एम श्योर कि तुम्हें ये पता चल गया होगा कि प्रीति अब इस घर में गेस्ट है, इसलिए मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब तक वो यहाँ है उसका ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके लिए नाश्ता रेडी करो और उसके रूम में देकर आओ। जी भैया, दादी माँ ने मुझे पहले ही उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए कह दिया था, मैं उनके लिए ही नाश्ता बना रही हूँ। गुड, पर उसके लिए जो भी नाश्ता बनाओ थोड़ा चटपटा बनाना क्योंकि उसे तीखा खाना ही पसंद है। जी भैया, मीना के इतना कहते ही आदित्य वहां से चला गया। उसके जाते ही किचन के बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही सुमन को बहुत गुस्सा आया और वो मन ही मन बोली, भी आज के पहले आदि को अपने किसी स्टाफ की इतनी परवाह करते नहीं देखा मैंने। आदि को इस लड़की की पसंद नापसंद कैसे पता? आदि तो कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं रखता, वो तो अहाना से शादी भी हमारी खुशी के लिए कर रहा है, तो फिर इसे उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों है? एक मामूली एम्प्लॉय को उठाकर वो हमारे घर ले आया। वो परेशान होकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसे सगाई की रात आदित्य का प्रीति का इतने करीब आकर डांस करना याद आ रहा था। उसे ये भी याद आया कि कैसे जब आदित्य अहाना को सगाई की अंगूठी पहना रहा था तो प्रीति की नजरें सिर्फ आदित्य पर थी। वो मन ही मन बोली, मुझे अहाना से इस लड़की के बारे में पता करना होगा, वही मुझे इस लड़की के कैरेक्टर के बारे में बता सकती है। मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक काम करती हूँ, अहाना को आदि की चोट के बहाने यहाँ बुला लेती हूँ और फिर बातों बातों में उससे इस लड़की के बारे में भी जान लूंगी। वो तेजी से अपने कमरे में आई और आते ही उसने अहाना को कॉल किया। अहाना अपने रूम में सो रही थी। उसे फोन की रिंग सुनाई तो दी, पर उसने अपने कानों पर तकिया रख लिया। फोन उठाओ अहाना, प्लीज। सुमन बड़ी ही बेचैनी से मोबाइल फोन कान से लगाए टहल रही थी। उन्होंने फिर से अहाना को कॉल किया तो उसने गुस्से में पिलो फेंका और उठकर बैठ गई। जैसे ही उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया तो सुमन का नंबर देखते ही वो गुस्से में बोली, इस बुढ़िया को भी सुकून नहीं है, दिन में 4 बार मुझे कॉल करती है। अब सुबह सुबह पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जो फोन पर फोन किए जा रही है। उसने अपना मूड ठीक किया और कॉल रिसीव की। गुड मॉर्निंग माँ, आज आपने इतनी सुबह सुबह मुझे कॉल किया, सब ठीक तो है ना? सुमन परेशान होकर बोली, कुछ ठीक नहीं है बेटा, इसलिए तो मैंने तुम्हें इतनी सुबह सुबह कॉल किया है। क्या हुआ माँ? सुमन ने अहाना को सब कुछ डिटेल में बताया। उनकी बातें सुनकर अहाना के जैसे होश ही उड़ गए। सुमन फिर से बोली, आदि उस लड़की प्रीति को अपने साथ घर ले आया है और उसने कहा है कि जब तक वो सूरज के मददगार का पता नहीं लगा लेता वो लड़की प्रीति यहीं इसी घर में रहेगी। ये सब सुनकर अहाना को बहुत गुस्सा आया, पर उसने खुद को संभाल कर पूछा, आदित्य ठीक तो है ना माँ? हाँ बेटा, वो ठीक है, और ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। अहाना बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और आदि के बीच कोई भी आए।
तुम्हारी और उसकी सगाई की रात जिस तरह ये लड़की आदि के गले में बाहें डालकर डांस कर रही थी और उसे देख रही थी, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे। तुम प्लीज यहाँ आओ और आदि से बात करो, उसे समझाओ कि इस तरह एक एम्प्लॉय को घर में रखना ठीक नहीं है। पर माँ, अगर आदित्य ने प्रीति को अपने घर में रखने का फैसला कर लिया है तो वो मेरी क्यों सुनेगे? क्यों नहीं सुनेगा? तुम उसकी होने वाली पत्नी हो, मंगेतर हो उसकी, तुम्हारा पूरा हक बनता है उस पर और इस घर पर। अहाना कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर बोली, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। सुमन आगे कुछ कहती उसके पहले ही अहाना ने कॉल कट कर दी। उसने अपना फोन गुस्से में बहुत जोर से बेड पर फेंका और उठकर खड़ी हुई। मैंने उस लड़की को ऑफिस से निकलवाने के लिए इतना कुछ किया और वो शातिर लड़की ऑफिस से सीधे आदित्य के घर पहुंच गई। पर मैं तुम्हें उस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। वो मेरा घर है और आदित्य मेरे होने वाले पति और तुम सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय। तुम्हें उस घर से और आदित्य की जिंदगी से जाना होगा प्रीति, जाना ही होगा। इधर आदित्य स्विमिंग कर रहा था, पर अभी भी उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर उसके ऑफिस में ऐसा कौन है जिसने सूरज के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल खेला है। उसे वो सब याद आ रहा था कि कैसे अहाना ने उसके कैबिन में आकर उसे बताया था कि क्लाइंट को पेमेंट कैश चाहिए और कैसे उसने गुस्से में प्रीति को रुपए लाने को कहा था। वो मन ही मन बोला, जब मैंने प्रीति को रुपए लाने के लिए कहा था तब वहां हम दोनों के अलावा सिर्फ अहाना थी, तो क्या सूरज के साथ वो भी शामिल थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं कुछ तो मिसिंग है, पता करना होगा। वो स्विमिंग पूल से बाहर आया और ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। उसने अपनी शर्ट उठाए और उसे पहनते हुए बोला, कल सारी रात प्रीति जंगलों में भटकती रही है, इस वक्त उसे आराम की जरूरत है, पर आज उसका मेरे साथ ऑफिस जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस धोखेबाज को पकड़ने के लिए मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अब उससे कैसे कहूं कि वो मेरे साथ ऑफिस चले? तभी सुमन ने वहां आकर पूछा, एक अनजान लड़की को इस घर में लाकर रखने का क्या मतलब हुआ आदि? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और आईने के सामने अपने बाल झाड़ने लगा। पर सुमन फिर से बोली, आदि, मुझे नहीं लगता कि उस लड़की को यहाँ इस घर में रहना चाहिए। उस लड़की के ठीक होते ही बेहतर होगा जो तू उसे वापस उसके घर छोड़ आए। आदित्य ने अपनी घड़ी पहनते हुए जवाब दिया, वो लड़की इस घर में तब तक रहेगी मोम, जब तक कि मुझे वो इंसान मिल नहीं जाता है जो मेरे ऑफिस में रहकर मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की नींव को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। उस इंसान को ढूंढने के लिए इस लड़की को हमारे घर में रखने की क्या जरूरत है तुझे? अहाना जब इस लड़की को हमारे घर में देखेगी तो क्या सोचेगी? अहाना क्या सोचती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मॉम, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता हूँ और अहाना ये बात बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो मुझसे कोई सवाल नहीं करेगी। सुमन गुस्से में भड़की, आदि, मैंने इस लड़की को तेरी और अहाना की सगाई में तेरे करीब आते देखा है। मुझे इस लड़की के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, वरना कौन शरीफ घर की लड़की इस तरह अपने बॉस के घर में आकर रहेगी? ओ प्लीज मॉम, बहुत हुआ अब, आप बेवजह प्रीति पर इल्जाम लगा रही हैं। वो मेरी एम्प्लॉय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो इस घर में इसलिए है क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ कि सूरज की मदद जिसने भी की है वो प्रीति को पसंद नहीं करता, इसलिए शायद उसने इन सब में प्रीति को फंसाने की कोशिश की। प्रीति को यहाँ लाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है, मैं अपने दुश्मन तक पहुँच सकूं और उसे भी उसके दुश्मनों से बचा सकूं। इसलिए आप बेफिजूल की बातें सोचना बंद कर दीजिए। इतना कहकर आदित्य ने अपना ब्लेजर उठाया और जाने लगा, पर दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर सुमन की ओर देखा जो उसे ही देख रही थी। आदित्य फिर से बोला, और एक बात मोम, प्रीति इस घर की मेहमान है, मेरी मेहमान है, इसलिए जब तक वो इस घर में है उसे वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो इस घर में आए मेहमानों को मिलती है। इस घर में प्रीति का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो इतना कहकर गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही सुमन परेशान होकर बेड पर बैठ गई। अब इस लड़के को कैसे समझाऊं कि मेरी परेशानी क्या है? किस बात का डर मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, और ये डर तब तक रहेगा जब तक कि इसकी शादी अहाना से नहीं हो जाती, क्योंकि अगर ये शादी होने से पहले कहीं वो लड़की इस घर में आ गई तो वो मुझसे मेरा बेटा हमेशा के लिए छीन कर ले जाएगी। इधर आदित्य प्रीति के कमरे में पहुंचा तो वो परेशान सी खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही थी। उसका नाश्ता वहीं पास ही टेबल पर रखा था। तुमने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया प्रीति? आदित्य ने पूछा। प्रीति ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोली, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ सर। तुम्हें जिंदगी भर इस घर में नहीं रहना है प्रीति, बस कुछ दिनों की बात है।
सूरज तो अरेस्ट हो ही चुका है, बहुत जल्द उस इंसान का पता चल जाएगा जिसके कहने पर सूरज ने ये सब किया है। उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। सूरज सर ने जो कुछ भी किया है वो अहाना मैम के कहने पर किया है। तभी प्रीति उससे टोकते हुए बोली। आदित्य उसे हैरानी से देखने लगा, पर प्रीति नहीं रुकी। वो फिर से बोली, मैं जानती हूँ सर कि अहाना मैम आपकी मंगेतर हैं और आप उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, पर सच यही है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे अहाना मैम ही हैं, क्योंकि मैंने खुद कल रात सूरज सर को उनसे बात करते सुना था। तुम जानती हो ना प्रीति कि तुम अहाना पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। बहुत अच्छे से जानती हूँ सर, इसलिए ही तो बेझिझक आपसे कह रही हूँ कि सूरज सर ने अहाना मैम के साथ मिलकर ही ये सब किया है। बिना किसी ठोस सबूत के तुम अहाना पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती हो प्रीति। सूरज सर और अहाना मैम की कॉल डिटेल चेक करेंगे आप, तो शायद आपको उनके खिलाफ सबूत खुद ब खुद मिल जाएगा। तुम खुद चेक क्यों नहीं कर लेती हो प्रीति? तभी अहाना बोली। दोनों ने तुरंत उसकी ओर देखा। अहाना दरवाजे पर खड़ी प्रीति को देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता प्रीति की ओर बढ़ी और उसने अपने फोन का लॉक खोलकर उसकी हथेली पकड़ ली और फिर अपना फोन उसकी हथेली में रखते हुए बोली, चेक कर लो। प्रीति नजरें झुकाकर फोन की ओर देखकर सोच में पड़ गई। तभी अहाना फिर से बोली, देख क्या रही हो, चेक कर लो मेरा फोन, शायद तुम आदित्य की नजरों में मुझे गिराने में कामयाब हो जाओ। प्रीति ने आदित्य की ओर देखा ही था कि तभी विवान ने आकर अहाना का फोन लिया और उसे चेक करने लगा। अहाना गुस्से में विवान को घूर तो रही थी, पर आदित्य की वजह से कुछ बोली नहीं। आदित्य भी बिना कुछ कहे विवान की ओर देख रहा था। अहाना रोते हुए आदित्य से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था आदित्य कि आप हमारे 3 साल पुराने रिश्ते पर सिर्फ इसलिए शक करेंगे क्योंकि मैंने 1 करोड़ की चोरी का इल्जाम इस पर लगाया था और मैं नहीं जानती थी कि सूरज ने ये सब किया है। सूरज ने सब कुछ इस तरह से प्लान किया था कि मुझे क्या किसी को भी इस पर ही शक होता। अगर आप पहले से इसे नहीं जानते होते तो आप भी वही करते जो मैंने किया। तो फिर मुझ पर शक क्यों आदित्य? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तभी विवान बोला, सिर्फ प्रीति ही नहीं बल्कि मुझे भी यही लगता है कि सूरज के साथ इस खेल में तुम भी शामिल हो। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि ये सारा प्लान ही तुम्हारा था, सूरज तो सिर्फ एक मोहरा है। अहाना उसे एकटक देखने लगी। आदित्य भी अपने हाथों की घड़ी बनाए खड़ा ये सब सुन रहा था। अहाना ने फिर से आदित्य की ओर देखा। क्या आपको सच में लगता है आदित्य कि ये सब मैंने किया है? आप मुझसे शादी करने जा रहे हैं, पर आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तो फिर मैं आपसे शादी क्यों करूं? आपका भाई मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है और आप चुपचाप खड़े ये सब सुन रहे हैं। आपने एक बार भी प्रीति और विवान से ये नहीं कहा कि आपको मुझ पर भरोसा है, और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्यों आदित्य? कब और किस पल मुझ पर से आपका भरोसा उठ गया? बोलिए आदित्य। आदित्य ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ने अहाना के गुस्से को और बढ़ा दिया। उसने फिर से रोने का नाटक किया। अगर मुझे पहले से पता होता ना आदित्य कि मेरे प्यार और 3 साल के इंतजार का आप मुझे ये सिला देंगे, तो मैं आपसे शादी के लिए हाँ कभी नहीं कहती। तभी विवान उस पर भड़का। तुम्हें इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है अहाना, क्योंकि जिस दिन पुलिस तुम्हारी और सूरज की कॉल डिटेल निकाल लेगी, सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। अहाना भी बोली, सही कहा तुमने विवान, सच तो अपने आप सबके सामने आ जाएगा, पर मुझे लगता है कि मेरे फोन में तुम्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए तुम इतने बौखलाए हुए से लग रहे हो, है ना? विवान मुस्कुरा दिया। 1 करोड़ की डकैती प्लान करने वाली शातिर खिलाड़ी इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी ना कि अपने ही फोन में खुद अपने खिलाफ सबूत जमा करके रखे। अपनी कॉल डिटेल और बाकी के सबूत तो तुम डिलीट करके ही यहाँ आए होगी, है ना? तभी सुमन ने आकर उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। सब लोग हक्के बक्के रह गए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अहाना से इस तरह से बात करने की और ऐसे इल्जाम लगाने की? शर्म नहीं आती तुझे अपनी भाभी पर इतने घटिया इल्जाम लगाते हुए? सुमन गुस्से में बोली। विवान कुछ नहीं बोल पाया, आदित्य भी कुछ नहीं बोला, पर प्रीति ये सब देखकर बहुत घबरा गई। तभी अहाना सुमन के पास आए। आप गुस्सा मत करिए माँ, मुझे विवान की बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा। वो मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरह है और उसके इल्जामों से मुझे तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ और बहुत जल्द पुलिस खुद ये बात आकर कह देगी। फिर मुझे लेकर जो गलतफहमी सबके दिलों में पैदा हुई है वो अपने आप दूर हो जाएगी। ये सब सुनकर सुमन गुस्से में विवान से बोली, सुना तूने विवान,
जिस लड़की पर तू इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है वो तुझे अपना छोटा भाई मानती है। विवान गुस्से में अहाना के पास आया और तालियां बजाते हुए बोला, वाह अहाना, वाह क्या ड्रामा करती हो तुम यार। पर मैं तुम्हारे इन ड्रामों में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये सब तुम्हारा ही खेल है। सुमन ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और उसे अपनी तरफ करके बोली, बस विवान बहुत हुआ, अब एक शब्द और मत कहना अहाना के खिलाफ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये इस घर की होने वाली बहू है और मैं उसका अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। अहाना जोर जोर से रोने लगी और फिर बोली, नहीं माँ, मैं इस घर की होने वाली बहू थी पर अब नहीं हूँ। सुमन और प्रीति की आंखें खुली की खुली रह गईं। अहाना आदित्य के पास आई। उसने अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी निकाली और उसकी हथेली में थमाते हुए बोली, मैं अभी और इसी वक्त आदित्य से अपनी सगाई तोड़ती हूँ माँ, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो मुझ पर भरोसा ही नहीं करता हो। सुमन तुरंत उसके पास आए। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? विवान तो नासमझ है पर तुम तो समझदार हो, तो फिर ये बचपना क्यों कर रही हो? शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुम इतनी आसानी से ये सगाई तोड़ सको। मैं तुमसे विवान की तरफ से माफी मांगती हूँ। अहाना हाथ जोड़कर बोली, प्लीज माँ, आप यूँ मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे विवान की बातों से तकलीफ नहीं पहुंची, पर हाँ, आदित्य की चुप्पी ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से जाने लगी, पर प्रीति को देखकर वो रुक गई। आई एम श्योर प्रीति कि अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया होगा। मैं इस घर से बाहर हो गई और तुम इस घर में आ गई, बधाई हो। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से चली गई। दरवाजे पर खड़ी जानकी ने भी ये सब सुना तो वो भी परेशान होकर अपने कमरे में चली गई। सुमन ने गुस्से में प्रीति को घूरा तो उसने अपनी नजरें झुका ली। उसने विवान की ओर देखा तो वो भी भनभनाता हुआ जानकी के कमरे की ओर चला गया। सुमन आदित्य के पास आए। आदि जाकर रोक ले उसे, होने वाली बीवी है वो तेरी। किसी अनजान की बातों में आकर इस तरह अपनों को खुद से दूर नहीं किया जाता, वरना इंसान हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। बेटा जाकर रोक ले अहाना को। एल बहुत अच्छी लड़की है वो और तुझसे सच्चा प्यार करती है। सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता बेटा, इसलिए रोक ले उसे, प्लीज रोक ले। आदित्य ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और प्रीति की ओर देखकर बोला, तुम अब ठीक लग रही हो, अपना नाश्ता खत्म करो और आधे घंटे में रेडी होकर बाहर आ जाओ, हमें ऑफिस के लिए निकलना है। आज मेरी मिस्टर बत्रा के साथ उनके नए प्रोजेक्ट के बजट को लेकर एक बहुत जरूरी मीटिंग है, पर उससे पहले मुझे इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे बनाए डिजाइन देखने हैं, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। प्रीति ने सुमन की ओर देखा जो उसे नफरत भरी नजरों से देख रही थी। उसने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो आदित्य वहां से चला गया। उसके जाते ही सुमन भी प्रीति को घूरते हुए वहां से चली गई। प्रीति परेशान होकर वहीं रखी चेयर पर बैठ गई। इस सारे ड्रामे की वजह से उसे बहुत घबराहट होने लगी थी। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, अहाना मैम ने तो पूरी की पूरी बाजी पलट कर रख दी है और विवान को अपनी ही माँ के हाथों थप्पड़ भी पड़वा दिया। पर आदित्य सर, उन्हें क्या हुआ? इतना कुछ हो गया आज और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी माँ के समझाने के बाद भी उन्होंने अहाना मैम को नहीं रोका, क्यों? दूसरी ओर अहाना ने जानकी निवास के बाहर आते ही अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, सही कहा तुमने विवान कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, पर अब तुम और वो 2 टके की लड़की बहुत जल्द मेरे इस ड्रामे का अंजाम भी देखोगे। अब आदित्य खुद मेरे पीछे आएंगे और तुम्हें मुझसे माफी मांगने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि मेरे खिलाफ इस केस में कभी भी किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा। इतनी सटीक प्लानिंग थी मेरी कि तुम कभी भी मुझे इस केस में मुजरिम साबित नहीं कर सकोगे। मेरा प्लान भले फेल हो गया हो, पर अब मुझे ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि तुम इतनी आसानी से मेरा और आदित्य का पीछा नहीं छोड़ने वाली हो। प्रीति, मैंने तुम्हें ऑफिस से निकलवाना चाहा तो तुम आदित्य के घर पहुंच गई। अब मुझे अपना ये अच्छाई का ड्रामा फिर से कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि ये अच्छाई का ड्रामा ही मुझे आदित्य के साथ शादी की बेदी पर ले जाएगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें आदित्य की जिंदगी से बाहर फेंकने के लिए मुझे तुम्हारे अतीत में झांकना होगा। अब तुम्हारे अतीत का सहारा लेकर ही मैं तुम्हें आदित्य की जिंदगी से उठाकर बाहर फेंकूंगी। वो गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। अहाना के जाते ही आदित्य अपने कमरे में आया और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। जो कुछ भी हुआ वो बस उसी के बारे में सोच रहा था। इधर प्रीति भी आईने के सामने खड़ी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी।
वो अपने बालों में कंघी घुमाते हुए बोली, एक और आदित्य सर की फैमिली है जो अहाना मैम पर आंखें बंद करके भरोसा करती है, उनसे बहुत प्यार करती है। और आदित्य सर की मोम, उन्होंने तो अहाना मैम के लिए अपने ही बेटे पर हाथ उठा दिया। और दूसरी ओर अहाना मैम है जो सबको धोखा दे रही है। इतनी प्यार करने वाली फैमिली को वो धोखा देने का सोच भी कैसे सकती है। शादी के बाद तो आदित्य सर का सब कुछ उन्हें मिल ही जाता, तो फिर रुपयों का इतना लालच क्यों। वो परिवार को साथ लेकर अगर आगे बढ़ेगी तो दुनिया भर की खुशियां उनके कदमों को चूमेगी। और आदित्य सर के साथ साथ उनकी फैमिली का बेहिसाब प्यार मिलेगा उन्हें। और उस प्यार के आगे दौलत तो कोई मायने ही नहीं रखती। तो अहाना मैम कब ये समझेगी कि प्यार की दौलत से बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं होती। जिस दिन अहाना मैम की असलियत इस घर के लोगों के सामने आएगी, इन सब का तो दिल ही टूट जाएगा। इतना कहकर उसने ऊपर सीलिंग की ओर देखा और फिर से बोली, हे भगवान, इस परिवार को अहाना मैम का सच सहन करने की हिम्मत दीजिएगा प्लीज। इधर जानकी भी अपने कमरे में परेशान बैठी, जो हुआ उसी के बारे में सोच रही थी। तभी विवान उनके पास आकर बोला, दादी मोम ने भले मुझ पर हाथ उठाया हो, पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि अहाना भाई को धोखा दे रही है, हम सबको धोखा दे रही है। वो उन्हें आदित्य भाई से कोई प्यार व्यार नहीं है, उन्हें सिर्फ भाई की दौलत चाहिए। और जब ये बात प्रीति को पता चली तो अहाना ने सूरज के साथ मिलकर उसे 1 करोड़ की चोरी के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की। यही सच है दादी। जानकी उठकर खड़ी हुई और विवान की ओर देखकर बोली, विवान, कई बार सच चीख कर बताने से सबके सामने नहीं आता बेटा, उसे सबके सामने लाने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ती है। और आपके सबूत को तो अहाना ने एक पल में झूठा साबित कर दिया है कोई ऐसा सबूत आपके पास जो आपका सच साबित कर सके। विवान उन्हें एकटक देखने लगा तो जानकी फिर से बोली, बेटा, सच को अगर सामने लाना चाहते हैं आप तो जोश से नहीं बल्कि होश से काम लीजिए, क्योंकि किसी और को आप पर यकीन हो या ना हो, हमें आप पर यकीन है कि आप सच कह रहे हैं। विवान ने मुस्कुराते हुए अपनी दादी के गले लग गया। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच, मैं जानता था कि आप मुझ पर यकीन जरूर करेगी। जानकी ने उसकी ओर देखा और बोली, हमारे यकीन करने से आपकी बात नहीं बनेगी विवान। अहाना की हरकतों ने तो हमें बहुत पहले ही ये बात बता दी थी कि वो हमारे आदि के लिए सही लड़की नहीं है। पर आदि ने मानपुर से वापस आते ही हमारी बर्थडे पार्टी में अचानक से सबके सामने अहाना से शादी का ऐलान कर दिया और हम कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि हम आदित्य के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। पर आज आपकी बातें सुनने के बाद हमें पूरा यकीन हो गया है कि हमारी नजरों ने अहाना को सही पहचाना था। अब हमें कुछ भी करके इस शादी के पहले अहाना की असलियत सबके सामने लानी ही होगी, क्योंकि आज हमें पूरा यकीन हो गया है कि बिना किसी सबूत के सुमन और आदित्य ये बात कभी नहीं मानेंगे कि वो अहाना गलत लड़की है। हमें अहाना की तरह ही कोई बड़ा खेल खेलना होगा। पर दादी, अहाना बहुत शातिर है। मैंने और प्रीति ने मिलकर उसके खिलाफ सबूत हासिल कर लिया था और सगाई की रात हम उसका सच सबको बताने भी वाले थे, पर हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। हम समझे नहीं विवान। जानकी के इतना पूछते ही विवान ने उन्हें सब कुछ बताया। विवान की बातें सुनकर जानकी परेशान होकर बेड पर बैठ गई और बोली, कि भगवान, हमने जितना सोचा था ये लड़की तो उससे भी ज्यादा शातिर है। इस लड़की की असलियत सबके सामने लाकर ये शादी रोकना बहुत मुश्किल होगा बेटा। विवान आकर उनके पास बैठा। हाँ दादी, अहाना इतनी शातिर है कि उसने प्रीति को ऑफिस से निकलवाने के लिए उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रीति उसकी असलियत जान चुकी है। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, पर अहाना हमसे 4 कदम आगे ही रहेगी। इसलिए अब हमें उसका खेल उसी के तरीके से खेलना होगा। हम अब भी आपकी बात नहीं समझे बेटा। दादी, अहाना को 3 साल लगे हैं अच्छाई का नाटक करके भाई और हमारे परिवार के दिल में अपनी जगह बनाने में, इसलिए अब हम उनकी ट्रिक उन पर ही यूज करेंगे। अब हमें अहाना के साथ वही खेल खेलना होगा जो वो भाई के साथ खेल रही है। बेटा, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, क्योंकि हमें तो आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। दादी, अब इस शादी को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आदि भाई हैं। हमें आदि भाई की जिंदगी में कोई ऐसी लड़की लानी होगी जो कम वक्त में उनके दिल में अपनी वो जगह बना ले, जो अहाना लाख कोशिशों के बाद भी अब तक नहीं बना पाए है। जब तक आदि भाई को सच में किसी लड़की से प्यार नहीं हो जाता, इस शादी को रोकना इम्पॉसिबल है। विवान, हमें लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। 3 साल अहाना को डेट करने के बाद भी आदि को अब तक उनसे प्यार नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई लड़की होगी जो सिर्फ 28 दिन में आदि के दिल में अपनी जगह बना ले?
विवान मुस्कुरा दिया, होगी नहीं दादी, बल्कि है। जानकी एकटक उसे देखने लगी तो विवान फिर से बोला, हाँ दादी, मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो ये काम कर सकती है। और उससे भी अच्छी बात तो ये है कि शायद आदि भाई के दिल में भी उस लड़की के लिए बहुत स्पेशल जगह है। आजकल भाई खुद से ज्यादा उसकी परवाह करने लगे हैं। जानकी 2 पल सोचकर बोली, प्रीति। जानकी के मुंह से प्रीति का नाम सुनते ही विवान ने तुरंत उनकी ओर देखा। जानकी भी विवान को ही देख रही थी। तभी विवान ने पूछा, दादी आपको कैसे पता चला कि मैं प्रीति की बात कर रहा हूँ? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने भी ये नोटिस किया है कि हमारे आदि प्रीति की खातिर वो सब करने लगे हैं जो उन्होंने आज तक किसी के लिए नहीं किया, अहाना के लिए भी नहीं। सगाई की रात भी आदि अंगूठी तो अहाना को पहना रहे थे, पर उनकी नजरें सिर्फ प्रीति पर ही थी। विवान तुरंत उनकी बगल में बैठा और उसने पूछा, इसका मतलब आपको भी मेरी तरह यही लगता है कि आदि भाई के दिल में प्रीति के लिए फीलिंग्स हैं? जानकी कुछ सोचकर बोली, फीलिंग्स का तो हमें नहीं पता विवान, पर हाँ, ये बात हम भी मानते हैं कि प्रीति आहिस्ता आहिस्ता हमारे आदि को बदल रही है। जानकी की बातें सुनकर विवान फिर से मुस्कुरा दिया, दादी अगर आपको भी यही लगता है तो आपको एक बार भाई से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि भाई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर आपके सामने वो अपने दिल का हाल छिपा भी नहीं पाते हैं। विवान, हमने बस प्रीति की वजह से आदित्य को ऐसे फैसले लेते देखा है जो उन्होंने आज के पहले कभी किसी के लिए नहीं लिए, पर हमें कभी ये नहीं लगा कि आदि उन्हें पसंद करते हैं। और अगर वो प्रीति को पसंद करते भी तब भी हम उनसे इस मामले में बात तब तक नहीं करते जब तक कि हम ये नहीं जान लेते कि प्रीति के दिल में क्या है। हम प्रीति से ज्यादा नहीं मिले हैं, पर जितनी बार भी मिले हैं हमें वो बहुत पसंद आई हैं। पर जो हमें पसंद हो, ये जरूरी तो नहीं है कि आदि भी उन्हें ही पसंद करे। पर दादी, आज बात पसंद या नापसंद की बिल्कुल नहीं है। आज बात भाई की खुशियों की है, अहाना के धोखे की है, इस शादी को रोकने की है। इस शादी को सिर्फ भाई रोक सकते हैं, और वो भी तब जब उनके दिल में कोई आ जाए और प्रीति उनके दिल के दरवाजे पर खड़ी है। हमें बस भाई के दिल का दरवाजा खोलकर प्रीति को उनके दिल में लाना है। बाकी काम भाई और प्रीति खुद कर लेंगे। हमें एक बात बताइए बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रीति आपके भाई के लिए सही लड़की है? क्योंकि मैं प्रीति को सालों से जानता हूँ, विवान ने जवाब दिया। जानकी एकटक उसे देखने लगी तो वो फिर से बोला, हाँ दादी, प्रीति मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हम एक ही क्लास में पढ़े हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी है। प्रीति एक अच्छे घर की संस्कारी लड़की है जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत समझदार भी है। परिवार की वैल्यू को भी वो बहुत अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि वो खुद एक बड़े घर से है। उससे बेहतर लड़की भाई के लिए कोई हो ही नहीं सकती दादी। वो ठीक उसी तरह की लड़की है जिस तरह की आदि भाई को पसंद आती है। विवान की बातें सुनकर जानकी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई, तो विवान घुटनों के बल उनके पैरों में बैठकर बोला, दादी, इस शादी को रोकने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि भाई को प्रीति से प्यार हो जाए और वो खुद अहाना से शादी करने से इनकार कर दें। पर आदित्य के दिल के दरवाजे खोलना बहुत मुश्किल है विवान, और अगर उनके दिल के दरवाजे प्रीति के लिए खुल भी जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि प्रीति भी उनसे प्यार करेगी? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है दादी, पर मुझे पता है कि उस प्लान में आप मेरा साथ नहीं देंगी। तो जरूर आपका प्लान तेरा मेरा होगा, है ना? विवान मुस्कुरा दिया, तेरा मेरा जरूर है दादी, पर मेरे प्लान के सक्सेस होने के 100% चांस भी तो हैं। बताएं आपका प्लान, क्योंकि फिलहाल हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम कम से कम आपका प्लान तो जान लें। जानकी के इतना कहते ही विवान ने मुस्कुराते हुए उनके दोनों गालों को पकड़ा और बोला, आप बहुत क्यूट है दादी। जानकी भी मुस्कुरा दी, अब मक्खन मत लगाए बेटा, अगर हमें आपके आइडिया में कुछ भी गड़बड़ लगी तो हम आपका साथ कभी नहीं देंगे, समझे आप? दादी, मैंने प्रीति से इस बारे में बात की थी, वो भी नहीं चाहती कि आदित्य भाई की शादी अहाना से हो, इसलिए तो उसने अहाना की असलियत सबके सामने लाने में मेरी मदद भी की थी, पर हम नाकामयाब हो गए। उसके बाद मैंने उसे अपना नया आइडिया भी बताया था, पर उसने इस प्लान में मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। क्यों बेटा? विवान ने जानकी की ओर देखकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने उसे भाई के साथ प्यार का नाटक करने के लिए कहा था। जानकी ने हैरानी से पूछा, क्या? विवान ने बच्चों की तरह मुंह बना लिया तो जानकी गुस्से में बोली, विवान, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है, आपको पता भी है कि आप कह क्या रहे हैं। आपको प्रीति से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी।
विवान मुंह बनाकर बोला, हमारे पास इससे बेहतर प्लान नहीं है दादी। जानकी गुस्से में उठकर खड़ी हुई। विवान, आपके दिमाग में हमेशा ऐसे ऊटपटांग आइडिया ही क्यों आते हैं? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि प्रीति आदि के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, और दूसरी तरफ आपने प्रीति से ये कहा कि वो आपके भाई के साथ प्यार का नाटक करे। ये कैसा प्लान है आपका? विवान तुरंत उनके पास आया और अपने दोनों हाथों से उनकी बाह पकड़कर बोला, ये मेरा प्लान नहीं है दादी। अगर प्रीति भाई के साथ प्यार का नाटक करेगी तो एक ना एक दिन उनसे प्यार भी करने लगेगी, क्योंकि जो भी भाई को करीब से जानता है वो उनसे प्यार किए बिना नहीं रह पाता। इसलिए प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। बस एक बार प्रीति को भाई के साथ प्यार का नाटक करने के लिए मना लीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। विवान, हमें लगता है कि सुमन के हाथ का थप्पड़ खाकर आपका पेट नहीं भरा, जो अब आप आदि से मार खाना चाहते हैं। अगर आदि को आपके इस बेहुदा प्लान की भनक भी लग गई तो आपकी इतनी धुलाई करेंगे कि जिंदगी में दोबारा आप ऐसा प्लान बनाने का ख्वाब भी भूल जाएंगे। और हमें भी कोई शौक नहीं है आदि के गुस्से को झेलने का, जो हम आपके इस वाहियात प्लान में आपका साथ दे, समझे आप? इतना कहकर जानकी जाने लगी तो विवान बोल पड़ा, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती हैं दादी, तो फिर देखिए तमाशा भाई की बर्बादी का। जानकी के कदम रुक गए और उन्होंने पलटकर उसकी ओर देखा। विवान उनके पास आया। दादी, प्रीति और आदि भाई के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, पर भाई हाना से शादी के अपने फैसले की वजह से अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और प्रीति भी शायद इसलिए ही भाई की ओर अपने कदम नहीं बढ़ा रही है। उनके दिल की बात जुबां पर आ जाए उसके लिए उन दोनों का एक दूसरे के करीब आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर भाई और प्रीति ने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं की तो इस शादी को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये हम दोनों जानते हैं कि आदित्य भाई के फैसलों को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ भाई हैं। जानकी उसकी बातें सुनकर परेशान हो गई और सोच में पड़ गई। विवान भी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही जानकी विवान की कई बातों के बारे में सोचने लगी और फिर से आकर बेड पर बैठ गई। वो मन ही मन बोली, जो कुछ भी कल रात हुआ है उसमें अहाना का हाथ हो सकता है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम आदि की शादी अहाना से किसी कीमत पर नहीं होने दे सकते। पर सुमन और आदि वो उस अहाना पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, इसलिए वो दोनों ही अहाना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। हमें ही इस शादी को रोकना होगा, और इस शादी को रोकने के लिए हमारे पास विवान का साथ देने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। हमें विवान का साथ देना ही होगा, क्योंकि हम हमारे बच्चे की जिंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होने दे सकते हैं, नहीं होने दे सकते। लेखिका कविता वर्मा।